हज 2021 के लिए आज़मीन हज से ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली के अमल का आज से आगाज हो गया। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज नामपल्ली में वाक़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हज 2021 के लिए आज़मीन हज से ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली के अमल का आज से आगाज हो गया। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज नामपल्ली में वाक़ दफ्तर हज कमेटी में हज कमेटी की वेबसाइट का इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि आज़मीन 300 रुपये की नाकाबिल वापसी फीस के साथ अपनी दरखास्तें ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। शख्सी तौर पर कोई भी दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस साल से हर कवर में सिर्फ 3 आज़मीन के नाम दर्ज कर सकते हैं। पहले 5 आज़मीन के नाम दर्ज करवाने की सहूलत थी। उन्होंने बताया कि आज़मीन हज के लिए IT रिटर्न दाखिल करने का लुज़ूम भी आयद किया गया है, जबकि बैंक में दरखास्त गुजार का अपना अकाउंट और पैन कार्ड भी होना ज़रूरी होगा। खुरानंदाज़ी आइंदा साल जनवरी में अमल में आएगी। हज कमेटी के ज़राए ने बताया कि हज कमेटी के जरिए हज करने पर फ़ी आज़िम 3,70,000 था 5,25,000 रुपये का खर्च आ सकता है। इस मौके पर नामपल्ली के मजलिस असम्बली जाफर हुसैन मेराज, सदर नशीन हज कमेटी मसरुल्लाह खान और सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह वगैरह भी मौजूद थे। एप्लीकेंट्स के लिए दिया गया है। इस साल तकरीबन चीज़ों में आपको देख सकते हैं, खासकर कोटे में भी जो 5,000 का जो था उसको आधा कर दिया जाएगा और जो 45 डेज रहते थे उसको भी 30 से 35 दिन का दिया गया है। और ख़ासकर एज में आप एबो 18 ईयर्स के नहीं जा सकते, बिलो 65 ईयर्स एंड एबो 18 ईयर्स का आदमी हज के लिए एप्लीकेबल है। और आज तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की जानिब से, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने का, सिर्फ और सिर्फ हज कमेटी की जानिब से एक ही है, वाहिद तेलंगाना में, जो कि हज हाउस में, जो कि पूरा स्टाफ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ रहकर उन लोगों को मदद करता है और पूरा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करके देने की जिम्मेदारी हमारी है। और आपको जितने भी एप्लीकेंट्स हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि उनके ही बैंक अकाउंट से उनका अकाउंट में दिया जाएगा, रकम लिए जाएगी। भले ही कि उनके रिश्तेदार, इवन अगर उनके फर्जन भी है या बेटे हैं, कोई फैमिली मेम्बर्स भी है, तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लिया जाएगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ये दिसंबर 10 तारीख तक अभी टाइम है, आप लोग अपने अपने बैंक अकाउंट खुलाइए, उसके अंदर आप आकर अप्लाई करिए। कहते थे कवर में, ये साल सिर्फ 3 आदमी का कवर दिया गया है। IT रिटर्न्स का भी एक इस मरतबा कुछ IT रिटर्न्स का अभी हमारे तक कोई कंक्लूजन अभी फाइनल नहीं हुए, अनाउंसमेंट इतना दिया गया है। पैन नंबर उनका जरूरी है। रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने आज जडीमेटला में शहर के पहले बड़े वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का इफ्तिताह किया, जहां तामीरी अशिया और मलबे को तल्फ किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर इस प्लांट में फी घंटा 5 टन मलबे को तल्फ किया जा सकेगा, जिसमें ईंट, गनेट, पत्थर, मट्टी वगैरह शामिल है। ये प्लांट 15 एकड़ वसी वरीज रकबे पर मुहित है। బండి మొత్తం అక్కడి నుంచే చెత్తను పికప్ చేసుకొని పోయే విధంగా ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉన్నాము. తప్పకుండా ఇది నగర ప్రజలకి నగరంలోని జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడేదానికి కూడా దోహదపడుతుంది, ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి కూడా నేను బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాను. వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో నిజంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు మున్సిపల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా హైదరాబాద్ ఆదర్శంగా ఉంది. వ్యర్థాల నుంచి నిజానికి వేస్ట్ వెల్త్ అంటారు, అంటే చెత్త నుంచి కూడా ధనాన్ని, చెత్త నుంచి కూడా మనం వెల్త్ క్రియేట్ చేయవచ్చు, సంపద సృష్టించవచ్చు అనే మాట పెద్దలు చెప్తా ఉంటారు. ఈరోజు మనం ఎందుకు పనికిరాదు అనుకునే నిర్మాణ వ్యర్థాల నుంచి కూడా మళ్ళీ వాటిని పునరుపయోగించుకోవడం, తిరిగి ఉపయోగించుకోవడం, వాటితో పాటు అందులో సంపదను కూడా సృష్టించడం అనే ఒక మంచి కాన్సెప్ట్. దీన్నే ఇంగ్లీష్లో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటారు. ఈ సస్టైనబిలిటీ కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఆ ప్రయత్నంలో భాగమే హైదరాబాద్లో కూడా మనం పెట్టుకున్న ఈ CND ప్లాంట్. చాలా సంతోషం, ఇక్కడ జీడిమెట్లలో ప్రారంభించుకున్నాం. రామ్కి సంస్థ వాళ్ళు మరి ఈ ప్లాంట్ని ఏర్పాటు చేశారు GHMCతో కలిసి సంయుక్తంగా. అదే రకంగా మనం ఫతుల్లగూడలో కూడా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు సంక్రాంతి రోజు మరొక ప్లాంట్ ప్రారంభించుకుంటాం. దీంతో పాటు మరొక 2 ప్లాంట్లు కూడా ప్రారంభించి హైదరాబాద్లో CND వేస్ట్ అనేది లేకుండా మీరు ఒక ఫోన్ చేస్తే చాలు వచ్చి వారే పికప్ చేసుకునే విధంగా కూడా త్వరలో ఒక సిస్టమ్ని కూడా ఏర్పాటు చేసి ఆ నెంబర్ కూడా ప్రజలకు అందజేస్తామని చెప్తూ, మరి నేను GHMC మేయర్ గారిని కోరుతా ఉన్నాను, జోనల్ కమిషనర్ గారిని కూడా కోరుతా ఉన్నాను. ఇక్కడ ఉండే నెంబర్ కూడా వచ్చేసింది, నెంబర్ కూడా నేను ఇప్పుడే చెప్తాను. దయచేసి పాత్రికేయ మిత్రులతో కూడా విజ్ఞప్తి,
ఒక టోల్ ఫ్రీ నంబర్ ఉంది 1-800-1200-72659 1-800-1200-72659 దీన్ని కనుక మీరు ఫోన్ చేసినట్టయితే వారే వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకొని మరి మీకు నామినల్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి. ఆ నామినల్ ఛార్జెస్ మీరు ఇచ్చినట్టయితే వారే వచ్చి మొత్తం పికప్ చేసుకొని పోయి ప్లాంట్కి తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ప్రజలు ఈ కార్యక్రమాన్ని వినియోగించుకోవాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతూ ఈ రకమైన ఆలోచనలతో హైదరాబాద్లో మనం ముందుకు పోయినట్టయితే ఇంకొక మాట కూడా ఇక్కడ చెప్పాలి. ఇది దక్షిణ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ప్లాంట్. ఇది దక్షిణ భారతదేశంలో ఏ నగరంలో కూడా ఇంత పెద్ద ప్లాంట్ లేదు. భారతదేశంలో ఇది 5వ పెద్ద ప్లాంట్. కానీ అత్యాధునికమైన పరికరాలతో అత్యాధునికమైన యంత్రాలతో చాలా చక్కగా ఈ ప్లాంట్ని ఏర్పాటు చేసి मजलिसी वर्ग असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज नदीम कॉलोनी, गोलगुंडा, पंचमहल्ला, कारवान, रेती गली, सालेनगर, कुमारवाड़ी, प्रशांत नगर, हाजी गली और मुतसला इलाकों का दौरा किया और शहरियों से मुलाकात की। उन्होंने उनके मसाइल की समाअत भी की। कौसर मोहिउद्दीन ने बारिश और सैलाब के मुतासरीन में 10,000 रुपए की इमदाद की तकसीम के कामों का मायना भी किया। कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि मुतासरीन के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। जो लोग इमदाद पाने से खासिर रहे उन्हें दूसरे राउंड में इमदाद फराहम की जाएगी। इस दौरे में मजलिसी कॉर्पोरेटर्स और पार्टी कायदीन भी उनके हमरा थे। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने उनके पार्लिमानी हल्के में बारिश और सैलाब से मुतासरीन में इमदाद का मुतालबा करते हुए आज एक बार फिर जोनल कमिश्नर मलकाजगिरी के रूबरू धरना दिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हकीकी मुतासरीन अभी भी सरकारी इमदाद से महरूम है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर अवाम से झूठे वादे करने का इल्जाम आयद किया और बताया कि जिन मुतासरीन के मकानात मुनदिम हो गए उन्हें 1 लाख रुपए और जुज़वी नुकसान हुए मकानात के मालिकीन को 50,000 रुपए की इमदाद का ऐलान किया गया, लेकिन इस सिलसिले में अब तक कागजी कार्रवाई तक शुरू नहीं की गई। పేద ప్రజలకు చివరి అర్హుడైన ప్రతి పేదవాడికి 10,000 రూపాయలు అందే వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తుంది. దీన్ని అడ్డం పెట్టుకొని సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ను పెట్టి మున్సిపల్ ఎన్నికలలో ఓట్లు కొనుక్కోవాలని దుర్మార్గమైన దిక్కుమాలిన ఆలోచనలు ప్రభుత్వం ఏదైతే చేస్తుందో వాళ్లకు సరైన గుణపాఠం చెప్పడానికి పేదవాళ్ళకు అండగా నిలబడడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తుంది. చెప్పాం, నగదు ఇవ్వద్దు. మన కరోనా సమయంలోనే 1,500 రూపాయలు ఇస్తే కూడా బ్యాంకు ఖాతాలకు బదిలీ చేసింది. ఇవాళ ఈ 10,000 రూపాయలు బ్యాంక్ ఖాతాలకు ఇస్తే కమిషన్లు కొట్టడానికి లేదు కదా. కమిషన్లు కొట్టడానికే నగదు పంపకాల రూపంలో 554 కోట్లలో దాదాపుగా 50% అంటే 275 కోట్ల రూపాయలు టీఆర్ఎస్ నాయకుల జేబులకి వెళ్ళినాయి. ఆ నిధులు పెట్టి రేపు మున్సిపల్ ఎన్నికలలో ఓట్లు కొనాలని చూస్తున్నారు. ప్రజలకు పూర్తిగా అవగాహన వచ్చింది. బస్తీలకు టీఆర్ఎస్ వాడు ఎవడొచ్చినా కూడా చీపుర్లతో పొరకాటలతో కొట్టడానికి ఆడబిడ్డలు అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఒక్కనొక్కరికి మాత్రం పెళ్లి చేస్తారు టీఆర్ఎస్ నాయకులకు పేద ప్రజలందరూ కలిసి. अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव शहर की सड़कों पर दोबारा डबल डेकर बसों को लाना चाहते हैं। अपने ट्वीट में के.टी. रामाराव ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार से पूछा कि क्या हम फिर से डबल डेकर बसों को चला सकते हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मुल्क के तकरीबन तमाम शहरों में डबल डेकर बस सर्विस बंद कर दी गई है। केरला के तिरुवनंतपुरम में इक्का दुक्का डबल बसें चलती हैं। के.टी. रामाराव ने कहा कि वो हाइब्रिड्स पर वाक़े सेंट जॉर्जेस ग्रामर स्कूल के लिए डबल डेकर बस में सफर करते थे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने अपने जवाबी ट्वीट में बताया कि वो इस ज़िम्मन में आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर से बातचीत करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर फिरोज खान ने सीताराम बाग इलाके का दौरा किया और लोगों से मुलाकात करते हुए ये मालूम करने की कोशिश की कि आया उन्हें चीफ मिनिस्टर की तरफ से मंजूरा 10,000 रुपए की इमदाद वसूल हुई या नहीं। बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए फिरोज खान ने कहा कि टीआरएस और मजलिस के कॉर्पोरेटर्स और कायदीन ने यह रकम अपनी जेबों में भर ली है और हकीकी मुतासरीन को इस इमदाद से महरूम रखा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हकीकी मुतासरीन को इमदाद दिलाने तक चैन से नहीं बैठेगी। ये स्कीम जो है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, हम पहले दिन से एक ही बात बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। जब भी ये अल्लाह के तरफ से, भगवान के तरफ से परेशानी आती तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड गरीब कमज़ोर को देने का एक उसूल है। आज क्या हो रहा, आज जब हम जीएचएमसी कमिश्नर से बात करें, उन्होंने आज के दिन तक 550 करोड़ में 400 करोड़ रुपये हम खर्चा कर दिए। बोले हम पलट के एक ही बात बोले, आप घर घर तक क्यों नहीं आए, आप इन लोगों के अकाउंट में कहीं को नहीं डाले पैसे,
आप टीआरएस के एमआईएम के बट्टेबाजों के हाथ में पैसे कैकू दिए? उन लोग चुनाव देख के कौन उनका है, कौन उनका रिश्तेदार है, कौन उनका करीबी है, उन लोगों को देख के आप पैसे दे रहे हैं। जीएचएमसी के जो ऑफिसर हैं उन लोग कमज़ोर गरीबा, उनको समझ में नहीं आ रहा। कमिश्नर के पास गए तो बोलते आपको ऑफिसरों को आप कॉल करो। ऑफिसरों को हम कॉल करते, ऑफिसर फ़ोन नहीं उठाते। उठा के बोलते अगर से हम मल्लापल्ली में हैं, हम जैसा आते, ऑफिसर बोलते पैसे हो गए। आज आप देखिए हैदराबाद में हर जगह नाइंसाफ़ी हुई, जो हकदार है उसको हक नहीं मिला। हैरत की बात है, ग्राउंड फ्लोर पे पानी आया, उनको पैसा नहीं मिला, मगर फर्स्ट फ्लोर वालों को पैसा मिला। हम कांग्रेस पार्टी से 10,000 नहीं 50,000 रुपये दियो बोल रहे हैं, क्योंकि ये बात ये है कि कोई टीआरएस पार्टी अपनी जेब से नहीं दे रहा, एमआईएम पार्टी कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा। आप जो टैक्स अमाउंट हमारे लोगों से इसलिए ऐसे वक्त के ऊपर आपका फ़र्ज़ बनता और ये जायज़ रहता कि आप हर गरीब कमज़ोर को आप मदद करना, ज़ात पात देखने का नहीं है, और हर किसी को आप मदद करना है। मगर यहाँ पे टीआरएस पार्टी और एमआईएम क्या कर रही? चुनाव के वैसा काम कर रही। आप कोविड-19 आया, ये मैं केसीआर को पूछना चाह रहा हूँ, कोविड-19 जब आया तुम 1500 रुपये दिए तो चेकों में दिए। आज 550 करोड़ ये बट्टेबाजा चोरों के हाथ में कैकू दिए? तुम सिर्फ इसलिए दिए ग्रेटर हैदराबाद चुनाव आ रहा, फिर चुनाव जीतना बोल के। केसीआर, केटीआर और टीआरएस पार्टी को गरीब आवाम की फिक्र नहीं है, चुनाव कैसा जीतना। दुब्बाक में मैं था चुनाव में, एक एमएलए को 50 करोड़ खर्चा करे, 2000 रुपये वोट। खाली टीआरएस की हुकूमत में आगे कौन बढ़ रहा? वाइन शॉप वाला, बार वाला, पीले के पार्कों में सो रहे, रोडा बनाए तो कमीशन ले रहे, इरिगेशन काम करे तो कमीशन ले रहे। अब क्या करे? गरीबों को पैसा देता हूँ बोल के 550 करोड़ रुपए दे के अब ये कमीशन कौन ले रहे? टीआरएस के भड़वे, एमआईएम के भड़वे, ये छिंदी चोरा पैसे खा रहे और कमीशन खा रहे। गरीब को पैसा दे रहे, पीछे से 2000 दियो, 3000 दियो, तो कमीशन दलाला बने हुए है। और कांग्रेस पार्टी एक वादा कर रही कि जब तक पूरे गरीबों को और पूरे कमज़ोरों को और जो भी ज़रूरतमंद है उनको जब तक हक नहीं मिलेगा, हम टीआरएस पार्टी को चैन से रहने नहीं देंगे, म्यूनिसिपल कमिश्नर को चैन से जीने नहीं देंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में कल रात पुलिस ने बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों और ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई चलाई जिनके नंबर प्लेट टूटे फूटे या गायब थे। इंस्पेक्टर शिवचंद्र ने बताया कि इस मुहिम के दौरान 50 बाइक्स और 2 4 व्हीलर्स को जब्त किया गया। वेस्ट जोन की टास्क फोर्स की टीम ने जुबली हिल्स के इलाकों में 4 पबों पर दावा करते हुए कोविड-19 के क़वानीन के खिलाफ वर्जी का पता चलाया। यहाँ पर मुकर्ररा तादाद से ज़्यादा लोग जमा थे और डांस फ्लोर पर रक्श जारी था। इन 4 पबों के मालिकों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई के लिए जुबली हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया। बल्दी डिवीजन मंगलहाट के पोसल बस्ती के सैकड़ों अवाम ने हालिया बारिश और सैलाब के मुतासरीन को दी जाने वाली सरकारी इमदाद न मिलने की शिकायत करते हुए गोशामेर के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह के घर पर मुजाहरा किया। राजा सिंह ने जो घर पर मौजूद थे पुलिस को तलब कर लिया, जिसके बाद ये सारा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। इंस्पेक्टर मंगलहाट रणवीर रेड्डी ने ऐसे जजों को समझा बुझा कर मुंतशिर कर दिया। इस मुजाहरे की क़यादत एम सत्यनारायण ने की, जबकि केवल सिंह और मंगलहाट डिवीजन कांग्रेस प्रेसिडेंट जितेंद्र सिंह और दूसरे भी उनके हमरा थे। जिले सिद्दीपेट में पेश आए एक दिलखराश वाक़े में नशे की हालत में धुत एक खसाई ने आज सुबह चीतापुर मौजे में अपनी 2 कमसिन लड़कियों का गला काट दिया। इन दोनों लड़कियों को शदीद जख्मी हालत में सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस इस वाक़े की वजूहात का पता चला रही है। पुलिस ने मजीद बताया कि खसाई, जिसका नाम मोहम्मद बताया गया है, गिरफ्तारी में मज़ाहमत की
और एक पुलिस वाले पर भी हमला कर दिया। ताहम इस पर काबू पा लिया गया। 40 साल मोहम्मद नांदेड़ से यहाँ आकर बस गया था और मौजे में मीट शॉप चलाता था। हालिया बारिश और सैलाब के मुतासरीन में इमदाद की तकसीम का मामला गंभीर होता जा रहा है। शहर के हर हिस्से में मुतासरीन एहतजाज करते हुए शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें अब तक ये रकम वसूल नहीं हुई है। हालांकि रियासती हुकूमत का दावा है कि गुज़िश्ता माह हुई बारिश के मुतासरीन में 400 करोड़ रुपये की इमदाद तकसीम की जा चुकी है। मादानापेट में जेएसएमसी के वार्ड ऑफिस पर मकामी खवातीन ने आज धरना मुनज़्ज़म किया और हुक्काम से मुतालबा किया कि वह उन्हें 10,000 रुपये की इमदाद की फराहमी का फौरी नज़म करें। जेएसएमसी के मुजवज़ा इंतखाबात के सिलसिले में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी ने आज एक आला सतह इजलास में पुलिस के अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने अमन की सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ पुलिस मशीनरी को बल्दी इंतखाबात के लिए तैयारियों की हिदायत दे दी। इजलास में डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस अज्जाकुंडा महेश भगवत और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार के अलावा जेएसएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार और दूसरे भी शरीक थे। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू 2 रोजा दौरे पर आज सपहर हैदराबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली, बीजेपी के सरकर्दा कायदीन और आला अहदेदारों ने उनका खैर मकदम किया। वेंकैया नायडू का क़याम उनकी रिहाइशगाह बंजारा हिल पर रहेगा। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 से मुतासरों की तादाद 2,48,890 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,607 नए केसेस का इजाफा हुआ है। महकमे सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 6 अमवात हुई हैं। इस तरह अब तक रियासत भर में मरने वालों की तादाद 1,372 हो चुकी है। जुमेरात और जुमे के दरमियान 44,444 से ज़्यादा अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने रियासत की मुख्तलिफ जेलों में उम्र कैद की सजा काटने वाली 55 औरतों को इस हफ्ते रिहा करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी के फैसले का खैरमकदम करते हुए वज़ीर दाखिला एम सुचित्रा ने कहा कि 5 साल से जायद की सजा काटने वाले खातून कैदियों की रिहाई एक अहम इकदाम है। रियासत भर की जेलों में 147 खवातीन उम्र कैद की सजा काट रही हैं। उनके बारे में मालूमात हासिल करते हुए उन्हें आइंदा हफ्ते रिहा कर दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने बताया कि ये खातून कैदी हालात का शिकार हुई हैं और जुर्म का इर्तिकाब कर बैठी। उनकी मुजरिमाना जिंदगी में दोबारा वापसी नामुमकिन है। चुनाचे उनकी रिहाई से समाज का भला होगा। डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स मोहम्मद हसन रजा ने कहा कि खवातीन समाज की रीढ़ की हड्डी की मानिंद होती हैं, इसलिए हुकूमत ने उनकी रिहाई पर गौर किया है। इस तरह हम मर्द कैदियों को भी रिहा करेंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर पहले खातून कैदियों को रिहा करना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में हिंदुस्तान के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को आज सपहर सतीश धावन एयर स्पेस सेंटर से दागा गया। इस रॉकेट में नस्ब 10 सैटेलाइट कैमरे हर मौसम में तस्वीर कशी की ताकत रखते हैं। मुल्क में खवातीन पर मजालिम, अस्मत रेजी के वाक़यात में इजाफा और अर्नब गोस्वामी के खवातीन से मुताल्लिक़ रिमार्क्स के खिलाफ एआईसीसी ने आज पार्टी के खातून कारकुनों को मुल्क भर में धरना मुनज़्ज़म करने की हिदायत दी। दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली की साबिक़ रुकन असम्बली अलका लांबा ने मुजाहरे की क़यादत की। हैदराबाद में इंदिरा पार्क पर भी खवातीन ने एक दिन का धरना दिया। सदर महिला मोर्चा एम शारदा ने क़यादत की। अमेरिका के चुनाव के परिणाम आप देख रहे हैं। अब की बार ट्रम्प सरकार, किसने नारा दिया था, क्या हाल हुआ उस ट्रम्प का। अब वही आप तस्वीर, बदलती तस्वीर बिहार के बाद आप हिंदुस्तान में बदलते हुए देखेंगे। इसलिए मुझे लगता है संवेदनशीलताएं खत्म हो चुकी हैं। खोखले नारों की सरकार थी जो अब दूसरा टर्म मिलने के बाद बेनकाब हो रही है। और बिल्कुल सोनिया गांधी जी का आह्वान है, राहुल गांधी जी के हम लोग निर्देश पे आज यहाँ पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश की कांग्रेस, देश भर की कांग्रेस आज सड़कों पर है, आंदोलित है। ये बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सवाल उठेंगे, जवाब देने होंगे। आज मुझे ये समझ नहीं आता, अमेरिका का चुनाव बैलेट पे होता है। आज भी अमेरिका का चुनाव बैलेट पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ किसी की गुंजाइश नहीं बचती कि कोई लोकतांत्रिक तरीकों पर, प्रक्रिया पर उंगली उठा सके। अगर यहाँ उंगलियाँ उठती हैं तो उसके जवाब तो सत्ता में बैठे चुनाव आयोग को देना होगा, ताकि किसी तरह का कोई शक जो परिणाम है या जो लोकतंत्र के साथ उसकी हत्या होते किसी को महसूस ना लगे कि मैंने जिसको वोट दिया उसी को वोट गया और उसी की सरकार भी बन रही है। ये बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र में। ये विश्वास जो खत्म हो रहा है उसे दूर करने की जिम्मेदारी केंद्र में बैठी सरकारों की है। देखिए, ये इमरजेंसी इन्हें लग रही होगी। आप भी जानते हैं, पत्रकार हैं, कितने पत्रकारों पर को इन्होंने गैर कानूनी तरीकों से गिरफ्तार किया, एफआईआर डाली और जेल में भी हैं कितने पत्रकार।
तब तो नहीं इन्होंने कहा कि इमरजेंसी लागू हो रही है। डॉक्टर काफिल खान डॉक्टर हैं, हमें मालूम है कैसे उन्होंने बच्चों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करके जान बचाई। उन पे देशद्रोह का मामला डालकर आपने उन्हें जेल में भेज दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट को सलाम, न्याय हुआ। तो इसी तरह जब ये करते हैं तब सही होता है, और जब देश में कानून अपना काम कर रहा है, उन्हें जुडिशियल कस्टडी में हमने और आपने नहीं भेजा है, कोर्ट ने भेजा है, और मुझे लगता है उसका सम्मान करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कानून में कहीं दुरुपयोग हो रहा है तो सत्ता में बैठे हैं ना, केंद्र में बैठे हैं, लाइए रिफॉर्म्स, बंद कर दीजिए वो सब दरवाजे कि कल आप नहीं रहेंगे कोई दूसरा आएगा तो कानून का दुरुपयोग ना कर सके। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा अगर कानून का दुरुपयोग कोई कर रहा है या अपने राजनीतिक मकसद साधने के लिए, तो वो कोई और नहीं, भाजपा की केंद्र की मोदी सरकार खुद है। देखिए, ये इनकी सोच है जिसे लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा आपका दुर्भाग्य, इस देश का दुर्भाग्य कि आज वो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं। पूरे आप कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी बॉडीज देखिए, चाहे हमारा न्याय प्रणाली देखिए, चुनाव आयोग देखिए, सीबीआई देखिए, सबको इन्होंने अपना हथकंडा बनाकर इस्तेमाल किया है। आज अमित शाह जी पूरे चुनाव बिहार में नहीं दिखे, लेकिन बंगाल में आप देखिए आने वाले समय में किस तरीके से वो अपना जो है वो दंगाई सोच के साथ, राजनीति के साथ जो है, मुद्दों पर नहीं। योगी आदित्यनाथ गए बिहार, बात की कि कितने रोजगार आपने उत्तर प्रदेश या बिहार में दिए हैं, क्या आपने मजदूर और किसानों के लिए किया है। वहाँ पर भी आप पाकिस्तान करते रहे, लेकिन खुशी है, मैं बिहार के तमाम थर्ड फेज का चुनाव है उनको बधाई देती हूँ कि रोजगार के मुद्दे पर बिहार का युवा इकट्ठा हुआ, जिससे देश की एक उम्मीद बंधी है। क्योंकि यूपी और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार एक ऐसा राज्य है जो इस देश की एक तस्वीर पेश करता है कि इस देश का युवा खुशहाल है, बेरोजगार है, किसान हताश है। बिहार असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में आज आखिरी और तीसरे मरहले की रायदही हुई। 16 जिला में फैले हुए 78 असम्बली हलकों में सुबह 7 बजे से ही रायदही का आगाज हो गया। वोटों की गिनती 10 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी और उसी दिन नतायज का ऐलान कर दिया जाएगा। क़ब्ल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के अवाम से अपील की थी कि वो जमहूरियत के सबसे बड़े त्यौहार में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शामिल हों और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड कायम करें। मोदी ने अपने ट्वीट में कहा था कि आज बिहार असम्बली में आखिरी और तीसरे मरहले की रायदही हो रही है और वो चाहते हैं कि अवाम मास्क पहनकर समाजी फासले की बरकरारी के साथ रायदही में हिस्सा लें। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी नौजवानों से कहा कि वो घरों से बाहर निकलें और बिहार की तरक्की और बिहार में अच्छी हुक्मरानी के लिए वोट डालें। मरकजी वजारत सेहत ने दावा किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के यौमिया मुतासिरों की तादाद बदस्तूर कम होती जा रही है। 50,357 नए केसेस के बाद अब उनकी तादाद 84,62,081 तक जा पहुंची है, जबकि 577 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1,25,562 तक जा पहुंची है। दूसरी तरफ सेहतियाब होने वालों की शरह 92.62% है। मेक्सिको में तूफान और सैलाब से अब तक कम 19 अफराद हलाक और 900 मकानात को नुकसान पहुंचा है। एक खबर एजेंसी के मुताबिक रियासत शिपापास में 20 बल्दियात बुरी तरह मुतासिर हुए। 19 में से 15 अमवात ग्वाटेमाला की सरहदी रियासत में पेश आई हैं। पूरी दुनिया में जारी कोरोना वायरस के कहर ने अब तक 4,90,00,000 अफराद को अपनी लपेट में ले लिया है। अमरीकी जानब यूनिवर्सिटी ने बताया कि दूसरी तरफ मरने वालों की जुमला तादाद 12,31,360 हो चुकी है। अमेरिका में जो सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, मुतासरीन की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है और उनकी तादाद 57,27,000 और मरने वालों की तादाद 2,36,000 से मुतजाविज हो चुकी है। मुतासरीन के एतबार से हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां 84,11,724 अफराद इस मर्ज से मुतासिर हो गए हैं, जबकि 1,24,985 अफराद लुक़्मे अजल बन गए हैं। बुरी तरह मुतासरा 15 ममालिक में ब्राज़ील, रूस, फ्रांस, स्पेन, अर्जेंटीना, बरतानिया, कोलंबिया, मेक्सिको, पेरू, इटली, जनूबी अफ्रीका, ईरान, जर्मनी, चिली और पोलैंड शामिल हैं।